Compensation and benefit. Good evening. Is it audible? Yes, sir. Good evening, sir. हाँ. Compensation and benefits. Compensation बता सकते हो क्या होता है और benefits क्या होता है? सर Any idea? कंपनसेशन मीन्स कि मतलब अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसका हर्जाना भरना। Okay, that is very good. That is compensation. And benefit एक non monetary rewards है. जैसे आपका लीव हुआ, सिक लीव हुआ, हॉलीडेज हुआ, पीएफ हुआ, पेंशन हुआ, फूड हुआ, ओके, इंश्योरेंस हुआ, मेडिकल हुआ. These are called the benefits. These are means not related to finance or not related to any money. Okay, you have to serve for that. You have to accumulate the means the amount, and finally you will going to get the benefit out of that. Okay, that is PF amount. What is provident fund amount? Provident fund amount means each and every month whatever the salary you are getting, one fourth or one third of the salary, or one fifth of the salary or minimum amount will be deducted from your PF account, and that will be restored in somewhere in PF account. Okay, finally when you are in the age of a retirement or in at the age of 58, you will going to get that benefit, okay, in huge lump sum amount of money. That is called provident fund. And insurance, health insurance, you also know that is medical, that is also a part of a benefit. And retirement benefits some are there, जैसे पीएफ हुआ, पेंशन हुआ, एक्सेट्रा. ओके, कभी कभी क्या होता है, सिक लीव, अगर आप सिक लीव लेते हो तो आपको उसका पैसा दिया जाता है. आप अगर हॉलीडेज टूर में जा रहे हो उसका पैसा दिया. मेनी कंपनीज आर देयर, ओके, इस तरह का फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं. मेनी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज आती है. इफ यू आर वर्किंग इन एन अब्रॉड, फर्ज करो आप कहीं अब्रॉड में काम कर रहे हो, तो ये सारा फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट देता है उससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा फैसिलिटीज आपको मिलेगा इफ यू आर वर्किंग इन अब्रॉड, स्पेशली इन यूके, इन इंग्लैंड, in Americas. If you work there, you will get more than such type of benefit. Okay, बहुत सारा बेनिफिट. लीबिया इज अ कंट्री, आप जानते हो. लीबिया में अगर आप जमीन ले रहे हो तो सरकार आपको घर बना के देगी. आप जब तक बेरोजगार हो, आपका आपका पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएगी. ओके, उसके बाद और भी बहुत सारा है. फर्स्ट बेबी अगर किसी का होता है तो उसका पूरा खर्चा सरकार उठाएगा. इलेक्ट्रिसिटी बिल यूज्ड टू बी फ्री इन लीबिया. इलेक्ट्रिसिटी बिल यूज्ड टू बी फ्री इन लीबिया. ओके, वहां अगर आप जमीन लेते हो, मैंने कहा आपको आपको सरकार घर बनाने के लिए आपको पैसा दिया जाएगा. दे विल गोइंग टू पे फॉर दैट. ओके, लॉट ऑफ, बहुत सारा फैसिलिटीज है, बहुत सारा, स्पेशली लीबिया कंट्रीज जो यूरोपियन कंट्रीज में से एक है. वहां पर ये सब फैसिलिटीज मिलता है. प्लस इंश्योरेंस तो एक नॉर्मल सी बात हो गया है. अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अगर सपोज करो कि आप आपका कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो जब तक आप रिकवर नहीं करते हो तब तक आपको हर मंथ आपका जो सैलरी है इट विल बी गोइंग टू कम इनटू योर अकाउंट. ओके, ऑटोमेटिकली इन योर अकाउंट. आप काम करे चाहे ना करे, आप एक दिन काम किए या 10 साल काम किए, आपको आपका जितना सैलरी है वो हर एक मंथ, जब तक आप बेड रिडन रहेंगे, जब तक आप पूरी तरह रिकवर नहीं करेंगे, दे विल गोइंग टू पे फॉर दैट. तो मेनी मेनी कंट्रीज आर देयर, मेनी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज आर देयर. यूरोपियन कंट्रीज आर देयर, अमेरिकन आर देयर, eastern countries are, eastern regions are there where they many facilities are being provided. Okay, और और इसका कंपनसेशन का मतलब आप तो पता ही चल गया कि वट एवर द, इफ यू हैव एनी लॉस, द गवर्नमेंट विल पे कंपनसेट दैट थिंग. Okay, the government will going to compensate for that. That is a part of a compensation. Okay, और इसका मतलब क्या, हमारे जैसे यहाँ पर रूल है, हमारे सरकार में, हमारे जो भी गवर्नमेंट है उसका रूल है कि आपका अगर कुछ लॉसेस हो जाता है तो कुछ अमाउंट ऑफ मनी वो डिडक्ट करके आपको पूरा अमाउंट दे देते हैं. लेकिन अगर आप कोई भी ईस्टर्न रीजन्स में, साउथ ईस्टर्न रीजन्स में, या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में आप अगर, या गल्फ कंट्रीज में आप अगर नौकरी के लिए जा रहे हो, आपका अगर कुछ भी लॉसेस हो जाएगा, 100% reimbursement is there. 100% reimbursement means not a single penny will be deducted from your account. Everything will be full and final. Everything will be paid in advance. Such type of facilities are there. इसलिए maximum people from India, they like to work in abroad. They like to work in abroad. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और ज्यादा क्लियर हो जाएगा.
ये सब अमेरिका में जाते हो ना तो आपका इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री है, एंड दैट इज कंपल्सरी इन अमेरिका दैट एवरी पर्सन working either in government sector or non-government sector or any profitable organization or any NGOs, wherever from sweeper to a rich owner, okay, everybody have to get the insurance. The insurance in America is compulsory. Sorry, not only in America, in Western countries is compulsory, and government will going to pay for that, the companies will going to pay for that. हमारे यहाँ इंश्योरेंस होता है तो कुछ कंपनीज देते हैं और कुछ एम्प्लॉयज को देना पड़ता है, बट वहां वैसा नहीं है। वहां आपको 100% कंपनी विल गोइंग टू पे फॉर दैट। वहां पर रूल्स लीगल्स बना है। सपोज करो कोई शॉपिंग मॉल में काम कर रहा है, एकदम एक छोटा सा सेल्समैन है, उसका भी इंश्योरेंस है, उसका भी बहुत सारा फैसिलिटीज है, उनका भी 100% इंश्योरेंस कवरेज आपको मिल रहा है। इंश्योरेंस इज कंपल्सरी इन अमेरिकाज, ओके। और वहां पर इंश्योरेंस बिजनेस उतना आपको देखने को नहीं मिलेगा। डोर टू डोर कैंपेन होना, डोर टू डोर आपको समझाना, आपको देखिए ले लीजिए इंश्योरेंस, ये फायदा है, नहीं। वो आप जैसे ही आप कोई भी सर काम में चल जाइए, आपका इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री। वहां एक और सबसे ज्यादा इंश्योरेंस क्या आता है, डेंटल प्रॉब्लम, डेंटिस्ट, डेंटल का इंश्योरेंस होता है। अगर आप वेस्टर्न कल्चर्स में कहीं पर भी काम करने जाइएगा, आपका दांत भले अच्छे हो चाहे बुरे हो, आपका डेंटल इंश्योरेंस कंपलसरी है, वो करवाएंगे। क्योंकि वेस्टर्न कल्चर्स में वेस्टर्न पीपल they are very much means what you can say, they are much affected with this dental problems. वहां पर डेंटिस्ट का आपको देखिएगा भरमार पड़ा हुआ है। कहीं भी गली नुक्कड़ में चलिए, डेंटिस्ट की भी किस देर, क्यों, वहां डेंटल प्रॉब्लम बहुत होता है। वेस्टर्न कल्चर्स का तो कल्चर रिचुअल्स आपको पता ही है, किस तरह का पार्टीज होता है, ड्रिंक्स होता है, अल्कोहल, चॉकलेट ज्यादा खाते हैं, ब्रश वगैरह बहुत कम करते हैं, क्लोरोफ्लोरो यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा, जिसकी वजह से डेंटिस्ट कम प्रॉब्लम ज्यादा होता है, ठीक है। इसलिए उनको डेंटिस्ट का रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो वहां का गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस चीज को कंपलसरी कर दिया है कि डेंटिस्ट आपका फ्री इंश्योरेंस रहेगा दांतों का। दिस टाइप ऑफ कंपनसेशंस आर देयर, दिस टाइप ऑफ बेनिफिट्स आर देयर इफ यू वर्क देयर, ओके। मैम प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। कोई डाउट है इसमें? नो सर। इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है? अब तक जो मैंने पढ़ा है वहां से आप इंपॉर्टेंस तो समझ ही गए होंगे कि इंश्योरेंस का, सॉरी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट क्या है। ह्यूमन रिसोर्स प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर सक्सेस, अगर नींव रखता है कोई, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। सबसे ज्यादा मेहनती अगर कोई करता है तो ये डिपार्टमेंट करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, सबसे ज्यादा मतलब क्या बोले, क्रूशल इनका ही होता है। सबसे बड़ा दावेदार यही है, मेन पिलर आप कह सकते हैं। बाय इफेक्टिवली मैनेजिंग इट्स पीपल, क्यों, मैनेजिंग द कंपनीज पीपल इज नॉट अ मीन्स लोहे का चना चबाना। एक कहावत है ना हिंदी में तन्मय, लोहे का चबाना, लोहे का चना चबाना। अगर लोहे का चना आपको चबाना है तो दांत भी लोहे जैसा होना चाहिए, ये कहावत यहाँ पर होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अगर कोई है, किसी भी कंपनीज में अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, तो आप जाके एक बार पूछिए कि कितने सारे उनको पेन देना पड़ता है काम को सक्सेसफुल करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट क्या है, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सबसे बड़ा प्रायोरिटीज उनका ये है कि हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना, कैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, कैसे ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव करे, और कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए राइट पीपल, राइट कैंडिडेट, राइट जॉब, राइट टाइम काम कर सके। दिस इज द फर्स्ट objective, you can say it, features, you can say it, of achieving of human resource management, that is achieving organizational goal. Next point ma'am, 2, improve productivity। दूसरा है improve productivity, enhance employees efficiency through proper training and motivations, improve productivity। Now if you want to grow the productivity of any organization, if you want to see the productivity, or you can say the output is good, then you have to give more efforts on employees, how the employees are been working, how whether they needs more training or not, whether they
enough to pull out the work? Are they efficient enough to do the job? Are the employees working efficiently? Are they doing teamwork or not? Everything will be observed by the human resource management. Why? Because the productivity, if you want to improve the productivity of any organizations, then you have to look after the efficiency of the workers. देखो, किसी भी इंडस्ट्रीज का मेन स्टेक होल्डर जो होता है वो ये तीन होते हैं. पहला तो आपका एम्प्लॉइज, दूसरा तो हो गया आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM, तीसरा आपका मैनेजमेंट हो गया. दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट पिलर्स और यू कैन से द स्टेक होल्डर ऑफ एनी कंपनी. अगर इनमें से किसी भी पिलर अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन आगे जाके एक्सेल नहीं कर पाएगा या आगे जाके सक्सेस उसे मिलना थोड़ा सा कठिनाई हो जाएगा. बिकॉज यू नो, अगर प्रोडक्टिविटी सही नहीं है, एम्प्लॉइज का कोलैबोरेटिव वर्क अगर सही नहीं है, देन ऑर्गेनाइजेशन cannot achieve the goal. So what you have to do? HR department always try to motivate the employees and always try to train the employees. Am I clear? देखिएगा, किसी भी अगर आप मतलब आप जब जॉब पे जाइएगा, देखिएगा अगर आप नए हो, फ्रेशर हो, पहले 6 महीना आपको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा. कैसे कर रहे हो काम आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा, गलतियां कहाँ कर रहे हो, गलतियों को आप सुधार रहे हो कि नहीं रहे हो. एवरीथिंग विल बी पॉजिटिवली ऑब्जर्व बाय द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड अकॉर्डिंग टू दैट द रिपोर्ट इज बीइंग प्रिपेयर्ड एंड मींस प्रेजेंटेड it before the management. Whether Tanmay is doing right job or not, whether he is efficient enough to do that particular job or not, whether he can take the pain or not of working hard or not, जो भी टारगेट दिया जा रहा है वो क्या तन्मय सही से कर पा रहा है. These all observations are made. अगर नहीं तो आपको फिर दोबारा ट्रेन किया जाएगा, आपको मोटिवेट किया जाएगा ताकि आप काम को बेहतर से और बेहतर बना पाए. ठीक है, इसका मतलब हो गया improve productivity. Third, employee satisfaction. This is another important thing. Employee satisfaction. कुछ स्लाइड में ये एग्जाम्पल आया था, मैंने इसे एक्सप्लेन किया था, दोबारा करता हूं कि एम्प्लॉयज का सेटिस्फेक्शन एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एक सबसे मेजर रूल है. अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए एम्प्लॉयज अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो आप सोच सकते हो कि उस ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ रुक जाएगा, नहीं हो पाएगा. बिकॉज मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो 3 पिलर है उनमें से एक पिलर एम्प्लॉयज है, एक स्टेक होल्डर एम्प्लॉयज है. अगर आप उसी स्टेक होल्डर को आप स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे हो, उसे पुष्ट नहीं कर रहे हो, तो आगे जाके वो आपको तकलीफ में डाल सकता है. इसका उपाय क्या है? मोटिवेट करना, ट्रेन करना और टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज का ख्याल रखना. इसीलिए ये डिपार्टमेंट बनाया गया है. ओके, एक और काम होता है, यहाँ पर पॉइंट वाइज दिया गया है, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक और काम होता है क्या कि एनवायरनमेंट को फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करके रखना है. अगर आप हर समय टेंस्ड, टारगेट ओरिएंटेड इस तरह का एनवायरनमेंट बना के दीजिएगा, एम्प्लॉयज के लिए काम करना लगभग ना के बराबर हो जाएगा, है ना. आप सोच के देखिए, आप ऐसा जगह काम करने जा रहे हो जहां एवरी डे देयर इज अ टॉक्सिक एनवायरनमेंट, तो आप कितने दिन सरवाइव करिएगा? इज इट पॉसिबल? नो, आपके लिए पॉसिबल नहीं है सरवाइव करना. एवरी डे, हर दिन सुबह उठ के आपको लगा कि अब मुझे वो टॉक्सिक वाला एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा, जहां सुबह आते साथ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का डांट सुनना, बॉस का डांट सुनना, काम खत्म नहीं हुआ तो डांट सुनना, छुट्टी नहीं. अगर इस तरह का एनवायरनमेंट या इस तरह का माहौल किसी भी एम्प्लॉयज को दिया जाता है, वो एम्प्लॉयज ज्यादा दिन वहां टिक के काम करना उनके लिए
नामुमकिन हो जाता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक और काम होता है कि देखना कि माहौल जो दिए है वो माहौल कैसा है। अच्छा, इसमें तो पहला ये पॉइंट हो गया। इसका दूसरा एंगल भी है। कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉयज अपने बीच में ही एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है, नेगेटिव र्यूमर्स फैला के, नेगेटिव मोटिवेशन डाल के, कुछ डार्क ह्यूमर्स दोस्तों के साथ या कुछ मैनेजमेंट के दूसरे पार्ट के लोगों के साथ कुछ डार्क ह्यूमर्स करना, जिससे क्या होता है, मनोबल टूट जाता है एम्प्लॉयज का और वो फिर काम छोड़ देते हैं। कभी कभी देखिएगा ऐसा माहौल होता है। मैनेजमेंट अच्छा है, ह्यूमन रिसोर्स एचआरएम डिपार्टमेंट भी अच्छा है, लेकिन जो एम्प्लॉयज है वो काम करने लायक छोड़ते नहीं है, वो आपको तंग करते रहेगा। इट मीन्स रैगिंग। जैसे कॉलेजेस वगैरह में होता है क्या, कॉलेज अच्छा है, स्टूडेंट आर वेरी गुड, लेकिन कुछ सीनियर स्टूडेंट है हैक करते हैं, समथिंग लाइक दैट। कंपनी अच्छा है, इंडस्ट्री की पॉलिसीज अच्छा है, मैनेजमेंट बिल्कुल अच्छा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज आल्सो वेरी गुड, बट द एनवायरनमेंट हैज बीन क्रिएटेड टॉक्सिक बाय दिस ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज। either they are not working properly or neither they allow anybody to work freely। ना तो वो काम करेंगे अच्छे तरीके से, ना तो वो काम करेंगे सही से, ना ही किसी दूसरे को काम करने देंगे। ठीक है, तो कभी कभी ये एम्प्लॉयज की तरफ से भी एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है इंडस्ट्रीज में। अच्छा, एक और कोई है नहीं, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मेक द बेस्ट यूजेस ऑफ एम्प्लॉय स्किल एंड एबिलिटीज। तो यहाँ क्या बोल रहा है, अच्छे से अच्छा तरीका से अपना यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेस का यूटिलाइज करना, भरपूर इस्तेमाल कर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक दे देता हूं आपको। जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को एक फंड दिया जाता है कि आप अच्छे से अच्छा स्किल्ड फ्रेशर्स को यहाँ पर लाइए और उसे ट्रेन कीजिए। हो सकता है ट्रेन करने के लिए उसे विदेश भेजना पड़े, कोई दूसरे देश भेजना पड़े, तो वो सारा एकोमोडेशन का खर्चा कंपनी बेयर करते हैं ताकि आपको सिखा के ला सके। ठीक है, तो एक उसके लिए फंड क्रिएट होता है और वो फंड जाता है वेलफेयर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, जहां एम्प्लॉयज को ट्रेन किया जाता है, जरूरत पड़ने पर एम्प्लॉयज को बाहर भेजा जाता है, वहां रहने खाने पीने का सब व्यवस्था कंपनी की तरफ से होता है, और सिर्फ आपको वहां से काम से क्या आना है। यू हैव टू कम फ्रॉम देयर बाय लर्निंग द आर्ट ऑफ हाउ टू डू वर्क। दिस इज द मेन motivations, or this is the main motto of, you can say, human resource development। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय। अच्छा तन्मय, इसमें एक और बात है, यहाँ पर मैं ऑब्लिक में बता रहा हूं कि इसका हिसाब मांगा जाता है। तो हिसाब पैसा आपको देगा नहीं, जितना हो सके, जितना हद तक जितना जरूरत है आप उतना ही देगा। उसके पाई टू पाई आपसे हिसाब देगा कि आपने 1 लाख रुपया, फर्ज करो, जस्ट इमेजिन दैट कंपनी हैज गिवन 1 लाख रुपीज टू यू जस्ट टू ट्रेन एंड ग्रूम द कैंडिडेट, ब्रिंग द फ्रेश कैंडिडेट्स। ओके, कंपनी अपने अकाउंट्स में लिख के रखा है कि मैंने तन्मय को 1 लाख रुपया एट द एंड ऑफ दिस मंथ डेटेड इतना साइन करके 1 लाख रुपया दिया है। उसके बाद जैसे 3 महीना खत्म होगा, एक मीटिंग बुलाया जाएगा, उस मीटिंग में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को रहना है और उसमें आपको बताना पड़ेगा कि ये जो 1 लाख रुपया मैंने आपको दिया है, इसका यूटिलाइजेशन आप किस तरह से किए हो, आप प्रॉपरली यूटिलाइज किए हो कि नहीं किए। These all form of questions will be asked to the human resource management. So, human resource management have to ready with this particular type of answers also. Okay, समझ में आया? यस सर। कोई पॉइंट है जहां समझ में नहीं आया, बताओ। नहीं सर, ऐसा कुछ डाउट नहीं है। वेरी गुड, ठीक है मैम, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, और पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम में, और पॉइंट है बिल्ड स्ट्रॉन्ग वर्क कल्चर। इसका मतलब क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक और मोटो है, जस्ट टू प्रमोट द डिसिप्लिन
just to promote healthy work environment and just to promote the teamwork, which is very much important. एक दूसरे के टांग खींचने के बजाय आप यूनाइटेड होके, टीम एकबद्ध होके आपको काम करना है, तभी जाके सक्सेस होगा, मिलेगा। लेकिन यहाँ ये कुछ हद तक सही है, लेकिन कुछ हद तक सही बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आपको बताता हूँ, फर्ज करो आप किसी कंपनीज में एक बहुत सेंसिटिव पोजीशन में वर्क कर रहे हो, वहां पर कोई एम्प्लॉयज आपको लेग पुल नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं अगर ये काम लेग पुलिंग कर देता हूँ, काम अगर बिगड़ जाता है तो पूरा डिपार्टमेंट को लायबल ठहराया जाएगा और हो सकता है पनिशमेंट भी मिले। जिसकी वजह से कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स में कुछ कुछ आदमी जो चाहते हुए भी दूसरे को मदद करना पड़ता है। एम आई क्लियर? याद रखना। जैसे आप अगर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में चले गए, ट्रक हुआ, मोटर पार्ट्स हुआ, गाड़ी हुआ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में 2 चक्का गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इस मैन्युफैक्चरिंग अगर अगर मतलब कंपनीज में आप अगर चले जाइएगा, तो वहां पर देखिएगा द टाइप ऑफ वर्क द एम्प्लॉयज आर डूइंग मीन्स it shows that you have to do the work making yourself united. Unitedly you have to complete the work. अगर आप स्प्लिट होके काम करोगे तो वो जो असेंबलिंग का काम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, वो आपका पूरा नहीं होगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में असेंबलिंग जो एक पार्ट होता है, काम करने का एक पार्ट होता है असेंबलिंग पार्ट, वो सबसे क्रिटिकल, सबसे सोफिस्टिकेटेड पार्ट होता है। वहां पर गलती का कोई तो फिलहाल गुंजाइश होता नहीं है। दूसरी बात, आपको ना चाहते हुए भी मदद करना पड़ेगा, ठीक है? दैट इज कॉल्ड द असेंबल पार्ट। ओके, तो इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग वर्क कल्चर होल्ड करना पड़ेगा। उसकी बात है रिड्यूस एम्प्लॉइज टर्नओवर। एम्प्लॉइज टर्नओवर का मतलब होता है जितना ज्यादा हो सके एम्प्लॉइज के साथ ऐसा व्यवहार आप मत कीजिए ताकि एम्प्लॉइज उस कंपनी को छोड़ के चला जाए। जितना ज्यादा कम टर्नओवर होगा, कंपनी का नेम एंड फेम उतना ही ज्यादा होगा, कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट उतना ज्यादा होगा, कंपनी का वर्चस्व सबसे ज्यादा बढ़ेगा। जिस कंपनी में कम से कम टर्नओवर होता है, वो कंपनी का नाम मतलब बहुत बाहर तक घुसता है। इसलिए टाटा स्टील प्लांट जो होता है वो पूरा भारतवर्ष नहीं, पूरा विश्व में इसका ख्याति फैला हुआ है। आज तक कभी सुने हो टाटा स्टील प्लांट का कोई भी एम्प्लॉइज जो परमानेंट एम्प्लॉय है उसने काम छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं। यहाँ जितना फैसिलिटीज दिया जाता है उतना फैसिलिटीज तो शायद आपको रेलवे में भी नहीं दिया जाता है। आज मैक्सिमम टाटा स्टील एम्प्लॉयज के पास 4 चक्का गाड़ी है। आप फार्म एरिया में आ जाइए, आप तो जानते होंगे तन्मय, अगर कभी कदमा तरफ आए होंगे तो फार्म एरिया है, फार्म एरिया 1 से लेके 10 उससे ज्यादा भी है। तो फार्म एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ फार्म? फार्म एरिया मींस द एम्प्लॉयज ऑफ टाटा स्टील प्लांट स्टेइंग देयर। अगर आप उनका क्वार्टर्स देखोगे, थोड़ा सा ऑफिसर ग्रेड हुआ, सुपरवाइजर लेवल हुआ, आप उनका क्वार्टर देखोगे, यू विल मिस्मराइज्ड। रेलवे भी वो क्वार्टर नहीं प्रोवाइड करते हैं, रेलवे के पास भी वो क्वार्टर अलॉटमेंट नहीं है। मतलब ए टाइप क्वार्टर अगर आप चल जाइए, पहले तो ए टाइप क्वार्टर तो है ही नहीं, सब क्वार्टर बी टाइप क्वार्टर। बी टाइप क्वार्टर में आपको मतलब क्या बोलूं मैं, इतना ख्याल रखते हैं एम्प्लॉयज का। सेपरेट किचन, बाथरूम, टॉयलेट सेपरेट, 2 बेडरूम, इतना सुंदर वेल डेकोरेटिव है, यू कांट इमेजिन। अच्छा, छोटा छोटा बंगलोज जो टाटा स्टील प्लांट में जो काम करते हैं कुछ हायर पोजीशंस के लिए, उनको बंगलो दिया जाता है। इफ यू विजिट टू द बंगलो, स्पेशली when you are going towards that Jubilee Park region, both the side of the road you can see the bungalows are there. If you visit to bungalows, वो bungalows मतलब इतना सारा रूम्स है, उनका किचन है, बाथरूम्स है, लॉट ऑफ थिंग्स आर वेल फर्निश्ड। मैं छोटा मोटा सोचिएगा कि मैं बंगलो में आ गया मिनिस्टर लेवल का, तो इतना ख्याल वो अपने एम्प्लॉइज का रखते हैं। और साइड बाय साइड आप देख के चौंक जाइएगा कि फर्ज करो कि फार्म एरिया 10 नंबर पे मेरा घर है, तो वहां पर जितने भी टाटा स्टील प्लांट के एम्प्लॉयज है वो वहीं पर रहते हैं। उनके लिए पीछे एक गार्डन बना दिया गया है, एक खुला मैदान दे दिया गया है। क्यों? ताकि कोई भी एक रिचुअल फंक्शन हो, कोई भी एक घर का शादी ब्याह में सेरिमोनियल फंक्शन हो, आप उस मैदान में जाके कर सकते हो, पंडाल बना के आप कर सकते हो।
ठीक है, इतना सारा फैसिलिटीज टाटा स्टील प्लांट देते हैं, फिलहाल आपको रेलवे में भी नहीं मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, टाटा स्टील प्लांट ने अपने एम्प्लॉयज के लिए टाटा हॉस्पिटल ही बना दिया। मुंबई में टाटा कैंसर हॉस्पिटल, बहुत सारा हॉस्पिटल्स है इनका, मेडिसिन है, फ्री इलाज है, बहुत सारे एनजीओ चलाते हैं। कैन यू एवर इमेजिन कि इतना ह्यूज नंबर ऑफ फैसिलिटीज दिया जाता है, जिसकी वजह से टाटा स्टील प्लांट के एम्प्लॉयज का टर्नओवर बिल्कुल बिल्कुल नेगेटिव में है। आज तक तुम कभी सुने नहीं होंगे कि टाटा स्टील प्लांट के एक परमानेंट एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ दिया है। शायद ही तुम सुने होंगे, मैंने तो अपने लाइफ में अभी तक सुना नहीं। तुम सुने होंगे। छोड़ता कौन है? जो ठेकेदार के अंदर में रहता है, थर्ड पार्टी पेरोल के अंडर में रहता है, उनको छोड़ा जाता है, वो छोड़ देते हैं। आज आया, कल उसका मन नहीं किया, दूसरा कंपनी में चला। मैं परमानेंट एम्प्लॉयज का बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द परमानेंट एम्प्लॉयज। हैव यू एवर लिसन और हैव यू एवर फाइंड इट आउट द एम्प्लॉयज हु लेफ्ट टाटा स्टील प्लांट? द परमानेंट एम्प्लॉय, नेवर यू कैन गोइंग टू लिसन ऑल दिस थिंग, जिसकी वजह से उसका नेम एंड फेम बहुत ह्यूज एंड हाई है, नॉट ओनली इन इंडिया बट अब्रॉड ऑल्सो, बिकॉज वहां टर्नओवर बहुत कम है एम्प्लॉयज का। टर्नओवर का मतलब क्या होता है, मैं ये समझा देता हूँ। एम्प्लॉयज छोड़ के दूसरे कंपनीज में चले जाना, दैट इज कॉल्ड टर्नओवर। उसके बाद इंश्योर लीगल कंप्लायंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? लेबर लॉ रेगुलेशंस, आप लोगों का लॉ है, लेबर लॉ है, कंडक्ट्स, लेबर लॉ कंडक्ट्स है। अलग से इसका क्लास शायद मैंने लिया था पहले, पिछले सेमेस्टर में मैंने लिया था, लेबर कंडक्ट क्या होता है, आर्टिकल कितना, ये इतना नंबर में क्या लिखा हुआ है। शायद मैंने बीबीए स्टूडेंट्स को ही शायद पढ़ाया था। ये सब अलग सा एक चैप्टर है, अलग सा इसका बुक है, जिसे हर एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी ने, या फिर कह सकते हैं इस गवर्नमेंट ने बहुत सारा लेबर लोगन के लिए, एम्प्लॉयज के लिए स्पेशली बहुत सारा फैसिलिटीज किया है। अगर आप किसी एम्प्लॉयज को 8 आवर्स से ज्यादा काम कराते हो तो आपको उस दिन का पूरा सैलरी पेड करना पड़ेगा। मिनिमम वेजेस शायद 25,000 रुपीज कर दिया गया है, मिनिमम वेजेस। पहले 10,000 था, 15,000, नाउ 25,000 मिनिमम वेजेस यू हैव टू पे टू द एम्प्लॉयज working there, minimum wages. That too with lot of facilities are there, pf esi you have to give. Apart from that 8 hours या 9 hours का अगर शिफ्टिंग होता है, आप उतना ही ड्यूटी कीजिएगा। अच्छा, अगर आप एक्स्ट्रा ड्यूटी करवाते हो तो 4 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं करा सकते, नॉट विद इन 4 hours, मैक्सिमम 4 hours, नॉट मोर देन दैट। पहले अब ठेकेदार क्या करवाते, 12-12 घंटे का शिफ्टिंग डाल देते थे, प्रोडक्शन जल्दी करवाना है, पैसा ज्यादा छापना है। लेकिन सरकार ने मना कर दिया है, आप लेबर लॉ को अपने हाथ में नहीं ले सकते हो। अगर पकड़े गए तो आपका लाइसेंस तो रद्दी हो जाएगा, हो सकता है कंपनीज भी शट डाउन हो जाए, ताला लगा जाए, वेरी स्ट्रिक्ट। उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी ये कार्यरत हो गया है ऑलरेडी। आपको पता है कुछ दिन न्यूज पहले उत्तर प्रदेश की किसी कंपनीज में आग लगा दिया था एम्प्लॉयज ने, आपको पता है, पेपर पढ़े होंगे आप। तो रीजन पता चला, तो रीजन सुन के आप चौंक जाइएगा कि कंपनीज के मालिक ने 8 घंटा का पैसा देता है लेकिन काम 12 घंटा का करवाता है, ऊपर से लेट सैलरी, फैसिलिटीज कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। सैलरी सही टाइम से नहीं देना, मतलब उसको नोट छापने से मतलब है, एम्प्लॉय से मतलब नहीं है सिर्फ। मतलब अब उत्तर प्रदेश का तो आपको पता है कौन है, हमारे योगी बाबा है, दिया एकदम धूम दिया पूरा, और एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे दिया डिप्टी कलेक्टर को और डीसी को कि अगर इसके बाद इसके खिलाफ कोई कंप्लेन आया तो ताला लगा दीजिएगा। लिखवा लिया कि एम्प्लॉयज को मिनिमम 8 आवर्स का शिफ्टिंग आपको करवाना पड़ेगा, नॉट मोर देन दैट। अगर आपको एक्स्ट्रा काम करवाना है तो एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ेगा। 4 घंटा करवाते हैं तो मिनिमम पूरा दिन तक 4 घंटा का पैसा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और नॉट मोर देन 8 आवर्स, सॉरी नॉट मोर देन 4 आवर्स। किसी भी एम्प्लॉयज को एक्स्ट्रा ड्यूटी अगर करवाते हो तो मैक्सिमम 4 घंटे से ज्यादा नहीं, वो भी हर रोज नहीं करवा सकते। अगर आप हर रोज करवाओगे तो उसका डबल सैलरी आपको देना पड़ेगा। बहुत कुछ कानून में बदलाव किया गया है इस बार, बहुत कुछ नया कोड ऑफ कंडक्ट, बहुत सारा कुछ लगा गया है, बहुत सारा इंश्योरेंस बेनिफिट जो कि पहले एम्प्लॉयज को था ही नहीं, आजकल सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। Okay, this is called legal compliance. Then last one is support growth and development, human resource development
always try to support the company, always they try to support the organizations. They know that if organization grow, then only they will also grow. If not, they will also not grow. No, they will also not grow. So for the benefit of the company, for the benefit of the organizations, they work for the companies. They always work for the growth and success of the company development. ठीक है, समझ में आया तन्मय यहाँ तक? हाँ सर। कोई डाउट है? नहीं सर। मैम नेक्स्ट स्लाइड. So here we come to the end of the conclusion. कंक्लूजन तो पता ही है आपको. तो अब तक ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आज मैंने कंप्लीट किया, 3 दिन लगा इसको कंप्लीट करने में. कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस आपके मन में आ रहा है या ऐसा कोई क्वेश्चंस? नहीं सर, क्योंकि आपका एक्सप्लेनेशन इतना सिंपल वे में है कि कोई डाउट और कोई ये नहीं आता नहीं है सर. अच्छा ठीक है, चलो थैंक यू फॉर योर कम्प्लीमेंट. इसके बाद नेक्स्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट. ये थोड़ा सा टफ है. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो बहुत इजी था, कुछ मतलब उतना कुछ नहीं. मेन मुद्दा आप समझ लीजिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब होता है कंपनी के लिए काम करना, कंपनी के बेनिफिट को देखना, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस तक, या कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है, किसी की ऑर्गेनाइजेशन को टॉप तक पहुंचाना. ये पहला उनका मोटो है. उसके अलावा क्या क्या है? एम्प्लॉइज को लुक ओवर करना. मैं थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करके आपको देता हूँ हिंदी में बता के, ताकि आपको आउटलाइन याद रह जाएगा. ठीक है, कोई भी अगर आपको सवाल करेगा तो आप पता चलेगा. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक और पार्ट क्या होता है? एम्प्लॉइज को, एम्प्लॉइज का हाल हकीकत को देखना, उनका सुख दुख में साथ देना, उनका बेनिफिट्स के बारे में सोचना, उनका ट्रेनिंग उनको करवाना, उनको कंपनसेट करवाना, उनको बेनिफिट्स दिलवाना. ये सारा जो होता है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को देखना पड़ता है. अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को फंड दिया जाता है तो वो फंड को सही से इस्तेमाल करके कंपनी के एम्प्लॉइज को ग्रो करने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं. बाकायदा उससे हिसाब भी मांगा जाता है. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द ओवरऑल फीचर्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. नेक्स्ट कम मार्केटिंग मैनेजमेंट. ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और मार्केटिंग एकदम एक पॉइंट का दोनों साइड है. ये चित है तो वो पट है, इक्वल तो है ही नहीं. चलिए आज नेक्स्ट स्लाइड. मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग जहां पर गुड्स डिलीवर किया जाता है, प्रोडक्ट बेचा जाता है, उसका सर्विस, उसका चार्जेस आपको दिया जाता है, कभी प्रॉफिट कभी अर्न, इस चीज को मार्केटिंग कहते हैं. सिंपल में अगर समझाए तो जहां पर कस्टमर्स के नीड, डिमांड्स, वांट को फुलफिल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग. इतना ही नहीं, प्रमोट किया जाता है. जो गुड्स आपको दिया जा रहा है, वो गुड्स कैसा है, आपके लायक है कि नहीं, आप इस्तेमाल करना चाहते हो कि नहीं, दिस ऑल कम्स अंडर मार्केटिंग. देखो मैम ने डेफिनेशन क्या दिया है. मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड्स, वांट्स एंड देन क्रिएटिंग, प्रोमोटिंग एंड डिलीवरी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. मार्केटिंग उसे कहते हैं जहां पर ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कस्टमर का डिमांड क्या है, कस्टमर का नीड्स क्या है, और अकॉर्डिंग टू दैट प्रोडक्ट्स डिलीवर किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में अभी सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का क्रेज है, सबसे ज्यादा क्रेज अगर मैं किसी के बोलूं मार्केटिंग में, पूरा मार्केटिंग एरियाज में, वो है एफएमसीजी और मेडिसिन. फूड इंडस्ट्री एंड मेडिसिन सबसे ज्यादा क्रेज है. सबसे ज्यादा मतलब क्या बोल, चेंजेस आपको इसी में मिलेगा. सबसे ज्यादा घपला भी आपको इसी डिपार्टमेंट में मिलेगा. फूड एंड मेडिसिन सबसे टॉप लेवल में है. ठीक है, इन सिंपल वर्ड अगर हम कहे तो मार्केटिंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग people wants and providing it to them in the benefit possible way, in the best possible way.
तो अगर मैं सेकेंड पार्ट को इस्तेमाल करूं तो मार्केटिंग का मतलब होता है दैट इट मीन्स you have to understand what you want and providing them it to the best possible way. देखो तन्मय, एक चीज मैं समझाता हूँ। अगर कुछ नहीं होता है तो आप एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन बन सकते हो। अगर आप मार्केटिंग का नब्ज अगर आप पकड़ लिए तो आप सोच नहीं सकते हो आपके यहाँ कस्टमर। मैं आपको इस तरह मैं सिंपल से उदाहरण देता हूँ। हमारे कदमा में 2 जेरोक्स की दुकान है। ध्यान से समझना एग्जाम्पल को, क्योंकि एग्जाम्पल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन एमबीए। मैंने पहले भी कहा था, हमारे कदमा मार्केट में 2 जेरोक्स की दुकान है। कभी आना, दिखा दूंगा, या तू भी देख सकता है। मैं आपको नाम दे सकता हूँ, बता सकता हूँ। उस आदमी एक छोटा सा जेरोक्स दुकान है, ज्यादा बड़ा नहीं, और दोनों दुकानें एकदम साइड बाय साइड है। कंपटीशन जबरदस्त है। ये जब सुबह दुकान खुलता है, पहला वाला जब सुबह दुकान खुलता है, उसको बोहनी करने में 3 से 4 घंटा लग जाता है। सिंपल बोहनी करने, सब कुछ है। कलर जेरोक्स मशीन, ब्लैक एंड व्हाइट जेरोक्स मशीन, लेजर प्रिंट जेरोक्स मशीन, इंकजेट जेरोक्स मशीन, कंप्यूटर भाया व्हाट्सएप, भाया ईमेल, मनी ट्रांसफर, सब कुछ, एयर टिकट, प्लेन टिकट, ट्रेन टिकट, बस टिकट, आपका पीएफ अकाउंट में पैसा डालना, बैंक अकाउंट खोलना, सारा कुछ फैसिलिटीज है। मतलब 20 से 23 प्रकार के काम वो कर सकता है। उसका बगल वाला भी ऐसे भी सेम दुकान है, प्राइस सेम है, लेकिन फिर इतना सुबह से लेकर अगर शाम तक उस दुकान में आप रहोगे ना, तो आप देखिएगा आपका नेक्स्ट वाला जो दुकान है उस पर हर दम भीड़, और पहला वाला दुकान मक्खी मारता है। कस्टमर होता है, लेकिन सारे दिन में तो 3 4 5 6 जस्ट लाइक दैट। और बगल वाला एवरी डे 50 60 100 कस्टमर्स एवरी डे, 2 टाइम्स। सुबह 8 बजे से वो खुलते हैं, सारा दोपहर ओपन, तब भी भीड़। और उसके बाद रात को वो एक बार 9 बजे बंद करते हैं। सुबह 8 से 9 12 घंटा या 13 घंटा का शिफ्टिंग होता है। उसने 3 एम्प्लॉयज रखा, एक सिर्फ और सिर्फ वो काम करेगा, जो भी आता है व्हाट्सएप में भेज दिया हूँ, आप प्रिंट आउट निकाल दीजिए। ये वाला काम मेल में भेजा हूँ, इसका प्रिंटेड निकालिए, सीवी बना दीजिए, ये फॉर्म भर दीजिए, वो फॉर्म बन दीजिए। ठीक है, ये सारा काम एक जन करता है में बैठ के। दूसरे का काम है रिचार्ज करते हैं। रिचार्ज आप जानते हो, फोन रिचार्ज, वो करते हैं। तीसरा है जेरोक्स करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जेरोक्स, ओनली जेरोक्स, उनका काम है कलर जेरोक्स। और चौथा जो है फोटो शॉप, फोटो गैलरीज का काम करते हैं। वो मालिक है, चश्मा पहनते हैं, मालिक है, वो फोटोशॉप की काम करते हैं। आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये फोटोग्राफ, वो फोटोग्राफ, कुछ भी आप अपना सेल्फी खींच के लेके जाइए, आपको एकदम दुरुस्त स्पेशल A4 साइज यूनिफॉर्म पहना हुआ आपको बना देगा एआई के माध्यम से। एडवांस लेवल है। अब अगर बोलेगे सर दोनों दुकान तो बिल्कुल सेम है, क्योंकि यहाँ जो फैसिलिटीज इस दुकान में दे रहा है बिल्कुल डिटो सेम फैसिलिटीज बगल वाला भी दे रहा है, विद द सेम प्राइस। Nothing fluctuates, the price is same, the facilities are same, the work is also same, the continuation of the work is bilkul same. But what is the difference? The difference is only one thing: the second shop knows the nerve of the customer. He can understand what customer needs from me, what is the demand of the customer. अगर आप ये चीज पकड़ लोगे ना, तो आप जंगल में, अमेज़न के जंगल में भी जाके अगर दुकान खोलोगे ना, तो वहां भी आपका ऑनलाइन सेल्स हो जाएगा। आप बैठे बैठे ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। दोनों दुकान है, अगल बगल दोनों दुकान है, वेल डेकोरेट, वेल फर्निश्ड, लेकिन एक चल रहा है, एक नहीं चल रहा है। अब आप इसे किस्मत कह लीजिए या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कह लीजिए, वो आपके ऊपर है। लेकिन आपको देखा, आप कभी भी आके इस चीज को देख सकते, यू विल सरप्राइज्ड, यू विल सरप्राइज टू नो दैट। तो मैंने एक चीज स्टडी किया यहाँ पर,
एक दिन मेरा भी कुछ फोटोज निकालना था, तो मैं वहां पर चला गया, तो मेरे आगे कोई आदमी, जल्दी कर दीजिए ना, जल्दी कर दीजिए प्लीज, टाइम हो रहा है, बगल वाला दुकान खाली है। तो मैंने धीरे से पूछा, क्योंकि जोर से पूछूंगा तो वो हमको डांटेगा, गाली देगा, बोलेगा तुम क्यों नहीं गया। तो मैंने उनके मुंह से सुनने का प्रयास किया। तो मैंने कहा सर क्या बात है, अब बगल वाला दुकान तो खाली है, चल जाइए ना, जल्दी हो जाना। बोला सर उस दुकान में मैं कभी नहीं जाऊंगा। हम क्या, कोई भी नहीं जाएंगे। क्यों? कस्टमर डीलिंग्स और कस्टमर रिलेशनशिप बिल्कुल जीरो है। रिलेशनशिप विद द कस्टमर बिल्कुल जीरो है। उनका वॉइस, उनका टोन, एंटरटेन करने का टोन बिल्कुल एकदम मालिक जैसा है। इसीलिए हम वो दुकान नहीं जाते सर, और कोई रीजन बिल्कुल नहीं है। बिहेवियर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपका बिहेवियर सही नहीं है तन्मय, तो आप किसी भी तरीके से सक्सेस नहीं कर पाओगे। यही वजह है कि उस जेरोक्स दुकान, दूसरा वाला जो जेरोक्स दुकान, वो फुल फर्निश्ड, डेली फ्लरिश कर रहा है, और ये वाला जो दुकान है, ये पूरा दिन ब दिन अंधेरे में जा रहा है। पूरी हिसाब 3-4 है। मतलब क्या बोल रहा हूँ, समझ दो सर कितना आपका वॉइस दिन क्रैक कर लगता रहा है सर। है। और क्या कर रहा है? मतलब मेरा मैं अब तक मैंने जो एग्जाम्पल दिया वो समझ में आया कि नहीं बता। हाँ सर, हाँ हाँ। वो जो कदमा, वो कदमों का दुकान कितने लायक है, कभी अगर मौका मिले ना, तुम तो मार्केटिंग पढ़ रहे हो, मार्केटिंग अगर रिसर्च करोगे ना तन्मय, तो ये सब एग्जाम्पल्स तुमको काम में आएगा। मार्केटिंग रिसर्च बहुत बड़ा रिसर्च होता है। अगर आप मार्केटिंग रिसर्च करोगे तो ये सब एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो। कभी अगर आओगे तो आप एक बार आके देख लेना सिनेरियो को। यू विल सरप्राइज एंड शॉक टू नो दैट। आफ्टर इंटर सर मैंने विल भी एक्चुअली सरप्राइज। यहाँ पे साइबर कैफे में ज्वाइन किया था। तो 2-3 साल हाँ मोटा मोटी मैंने जॉब किया था वहाँ पे। तो वहाँ के ओनर भी बड़ी हाँ फ्रेंडली थे, ठीक है। उन्होंने मुझे खाली जिंदगी में एक ही चीज सिखाया था कि तन्मय देखो, कस्टमर जब भी आए ना, काम ऐसा करके दो कि कस्टमर तुमको खोजे, हमको नहीं। हाँ, तो यही वाला बस बात है तन्मय, बस हम वही बहुत बड़ा बात को बात है। देखा, जिंदगी में पकड़ लिए थे। और देख मतलब सुन तन्मय, जो हाँ चीज सुन सुन, जो चीज किताब का डेफिनेशन नहीं सिखा सका, वो प्रैक्टिकल वो तुमको वो सिखा दिया। ये चीज तुमको कहीं पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि काम ऐसा करके दो कि कस्टमर तुमको दोबारा खोजे, मुझे हाँ। नहीं। ये किसी भी डिक्शनरी में हाँ, या ओनर किसी का भी तो जॉब है, मार्केटिंग के ओनर तो डिपार्टमेंट। वहीं पे रहेगा, लेकिन तुम जो काम कर रहे हो कस्टमर आके तुमको खोजना चाहिए। तुम नहीं रहेगा तो तुम्हारे लिए वो पूछे कि वो लड़का कहाँ है। उसको पता है कि हमको क्या चाहिए नहीं चाहिए। तो उसके बाद से उनका हाँ, शॉप हम काफी बहुत दूर बड़ा। तक मतलब लेकर के गए थे। कस्टमर भी बहुत बन गया था। जबरदस्त था। ये सीख जो तुमको दिया ना, ये जो एग्जाम्पल तुमको दिया ना, द पर्सन हु हैज गिवन दिस एग्जाम्पल टू यू, you cannot find this example in any MBA books, nowhere you can find such a beautiful example of that। कि काम ऐसा बना के दो कि आपको दोबारा कस्टमर आके खोजे। वो कितना बड़ी बात है, देखो यही है मार्केटिंग। दिस इज कॉल्ड द मार्केटिंग। बहुत बड़ा चीज है मार्केटिंग। समझ में आया? नेक्स्ट स्लाइड मैम। अच्छा चलिए, व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का की एलिमेंट्स क्या क्या होता है? पहला, नीड्स एंड वांट्स। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट, पहला तो है समझना कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ अ कस्टमर। ओके, सेकेंड पॉइंट, प्रोडक्ट एंड सर्विस, व्हाट यू ऑफर टू फुलफिल दोज नीड्स। अब उनका नीड्स को फुलफिल करने के लिए आप उनको क्या ऑफर कर रहे हो, ये की एलिमेंट्स है मार्केटिंग का। तीसरा, वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन, प्रोवाइडिंग क्वालिटी एंड बेनिफिट। बेनिफिट्स ऑफ क्वालिटी आप कैसे प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर का। चौथा, एक्सचेंज प्रोसेस, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज। और पांचवा, कस्टमर रिलेशनशिप, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि बिल्डिंग ए लॉन्ग टर्म ट्रस्ट, building a long term trust. So these are the key elements of marketing. ये these are the key elements of marketing. पहला है needs and wants, दूसरा है product service, तीसरा है value satisfaction, छठवा है exchange process, पांचवा है लास्ट है customer relationship. These everything is important. आपको समझना पड़ेगा कि कस्टमर का नीड्स क्या है,
एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपको कस्टमर का रिक्वायरमेंट्स का पता करके आप उनके अकॉर्डिंगली आपको सेल करना पड़ेगा। एक चीज और आप गौर कीजिएगा, ये सब मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि आप किसी कपड़े की दुकान में चले जाइए, स्पेशली नागरमल, जितने भी एम्प्लॉयज द वर्कर वर्किंग ओवर, उनका एक अलग सा ड्रेस है, देखिएगा नागरमल का, एकदम ब्लू और मतलब नेवी ब्लू पैंट और एक नेवी ब्लू, हल्का नेवी ब्लू शर्ट। ओके, उनका एक ड्रेस कोड है नागरमल। मैं रिसेंटली गया था एंड मैं ऑब्जर्व कर रहा था, मैं ये सब चीजें ऑब्जर्व करता हूँ। जो नया फ्रेशर है, जो नया काम सीख रहा है, अगर आप उससे कुछ मांगिएगा ना, तो आपको क्या करेगा, पूरा मतलब जितना सेल्फ में कपड़ा रखा हुआ है पूरा उतार के दिखा देगा। लेकिन आप किसी एक्सपीरियंस के, मैंने ये चीज दोनों को मैंने ऑब्जर्व किया, लेकिन आप किसी जो 8-10 साल से वहीं पर काम कर रहा है, आपसे सिर्फ 2 सवाल पूछे जाए, क्या चाहिए, टी शर्ट? हाँ टी शर्ट चाहिए। लाइट कलर में चाहिए कि डीप कलर में दिखाओ? तीसरा आपका साइज है। एक ही बार में बुल आई कहते हैं ना, बुल साइज फिट करेंगे एक ही बार में। आपको वो कपड़ा आपको पसंद आ जाएगा, वो लॉट आपको निकाल के दिखा देंगे, रखिए, और अकॉर्डिंग टू दैट वो लॉट निकालने के बाद आपको दिया जाएगा, आप उसी में से आपको पसंद, with that lot only you can understand, yes this is my requirement। ये होता है फर्क, ये होता है डिफरेंस। दिस इज द डिफरेंस ऑफ एक्सपीरियंस, दिस इज कॉल्ड द नीड्स एंड वांट। आप जो चाहिए, आपसे 3 सवाल करके आपको वो सामान आपको सामने आपके रख देंगे जिसका रिक्वायरमेंट आपको है। दिस इज कॉल्ड नीड्स एंड वांट। उसके बाद है प्रोडक्ट एंड सर्विस। व्हाट इज दैट? व्हाट यू ऑफर टू फुलफिल दोस नीड्स। ये जो मैंने बताया, आप उनको क्या दिखा रहे हो ताकि उनका नीड एक बार में चला जाए। जैसे फिलहाल करना है, कभी अगर मौका मिले तो नागरमल भी चल जाना, वहां ना मतलब सारा टाटा नगर में वैसा कपड़े का दुकान नहीं है जहां पर नागरमल है। आधा घंटा के लिए ना वो ऑफर चालू कर देता है, एवरी हाफ एन आवर ऑफर, 25% डिस्काउंट आधे घंटे के लिए। मतलब ये सब बिजनेस स्ट्रेटेजीज है, और सारा को टारगेट बांध दिया है कि आप कितने, मतलब आप कितने सेल कर सकते हो, ये लिस्ट बैठता है आप कितना मतलब आप सेल कर रहे हो। और एक फ्लोर मैनेजर वहां रखा हुआ है माइक हाथ में लिए, जैसा ही आधा घंटा हुआ डिस्काउंट का ऑफर चेंज कर देते हैं, 20% से 25%। सुनने में ये तक आया कि आप 9:30 बजे तक, नागरमल बहुत रात तक, देर रात तक खुला रहता है, अगर आप 9:30-10 बजे भी जाइएगा ना, आपको लास्ट जो 9 बजे तक जो आपको डिस्काउंट मिलेगा, सुनने में आया है कि 40-50% डिस्काउंट वो दे देते हैं, डिपेंड्स ऑन क्लॉथ्स। इसलिए ना 365 दिन, 7 दिन, 365 मतलब 365 डेज इंटू 7, वहां 24, वहां एवरी डे, एक दिन भी शायद किसी दिन छुट्टी है कि नहीं पता नहीं, मुझे सुनने में नहीं आया, लेकिन वो भीड़ दम में लगे रहता है। नागरमल एक ऐसा जगह है जहां पर एक दिन भी खाली नहीं है कि आदमी, मतलब इस गर्मी में भी आदमी मतलब खरीद रहा है, अरे बाप रे बाप, नहीं कर पाओगे, यू कैन नॉट एंटर इन शॉप। और ऑफ सीजन में भी भीड़, बाप रे बाप। टेक्निक क्या है? कस्टमर डीलिंग और ये सब स्ट्रेटेजी। कस्टमर को मालूम है कि मैं मार्केट में जो 10 रुपया ज्यादा देके खरीदूंगा वो मेरा 10 रुपया सेव होगा, और वो ना बिल जब देते हैं ना, डिफरेंशिएट करके देते हैं। कल मैंने बहुत कुछ माइन्यूटली ऑब्जर्व किया, डिफरेंशिएट कि आपका इतना परसेंट रुपया बचत हुआ है, आपका इतना पैसा यू हैव सेव्ड while purchasing the clothes from Nagarmal. You have saved this amount of money. This is called product. The next is value and satisfaction. ये भी priorities है. This is also another priority. Whether you are being valued or not, whether you are satisfying the customer or not, whether you are fulfilling the demand of customer or not. This last है exchange process. How the customer is buying and how you are selling. और last है relationship. What is the most important thing is customer relationship. कि आप कस्टमर के साथ डील कैसे करते हो। So these are the key elements of marketing. समझ में आया तन्मय? यस सर।
कोई डाउट है? नहीं ना? नहीं नहीं, नो डाउट सर। ठीक है, ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, कल फिर अगला से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू सर।